नया वाला सेट है तो दिल लगा हुआ है। खरीद के करे कौन लाइन पैसे पुराना वाला नए वाले से है पर पेज नंबर 90 ज्वालामुखी से आ जाना। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, राख, भाप तथा अन्य गैस बाहर निकलती है, ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। ज्वालामुखी के कप के आकार को मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस के रूप में जम जाता है तो उसको क्या कहते हैं? सिंडर कहते हैं। उदार में निकलने वाले गैसों को गैस में वाष्पन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। पहले अश्रु की उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार के समय ही होता है। बोलेगा पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होता है? ज्वालामुखी के उद्गार के समय में होता है। उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब आ जाना है एक्टिव वोल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी में। इसमें अक्सर उद्गार होता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या 500 पूछेगा एक्टिव वोल्केनो की संख्या कितना है? 500। सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितना है? 500 है। इसमें प्रमुख है इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली। बोलेगा इटली में कौन कौन सा है? एटना और स्ट्रोम्बोली। एटना और स्ट्रोम्बोली कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय। बोलेगा सक्रिय ज्वालामुखी इटली में कई गो? 2 गो है, एटना और स्ट्रोम्बोली। एटना और स्ट्रोम्बोली। अब मैस्को में यानी मैस्को जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। बोलेगा मैस्को में कौन सा है? कोलिमा। मैस्को में कौन सा ज्वालामुखी है? मैस्को में कौन सा ज्वालामुखी है? कोलिमा। इसमें 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है। बोलेगा कोलिमा ज्वालामुखी में कितना बार उद्गार हो चुका है? 40 से अधिक बार हो चुका है। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। बोलेगा कि स्ट्रोम्बोली जो इटली में है वो भूमध्य सागर के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। सिसिली के निकट लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकलती है जिससे कि आसपास का भाग प्रकाशित होता रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। बोलेगा कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहेंगे? स्ट्रोम्बोली को। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहेंगे? स्ट्रोम्बोली को। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू हवाई द्वीप यूएसए में परिस्थित है। बोलेगा कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू। बोलेगा कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? किलायू ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप पर यूएसए में है। अब आ जाना है कि प्रसुप्त ज्वालामुखी डोरमेंट वोल्केनो जिसमें
जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ। बोलेगा कि जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ लेकिन इसमें कभी कभी उद्गार हो सकता है। बोलेगा कि अतीत में अभी तक उद्गार नहीं हुआ लेकिन भविष्य में कभी न कभी उद्गार हो सकता है, उसको क्या कहेंगे? प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी कहेंगे। उदाहरण में है विसुवियस। विसुवियस जो है भूमध्य सागर, विसुवियस भूमध्य सागर। क्रांकाटोआ जो सुंडा जलडमरूमध्य में। क्रांकाटोआ कहाँ है? सुंडा जलडमरूमध्य में। सुंडा जलडमरूमध्य में। फ्यूजियामा जापान में। पूछा बार बार एक पूछा तो फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में है। मेयन कहाँ है? फिलीपींस। मेयन फिलीपींस। मेयन फिलीपींस में है। अब आ जाना है कि शांत ज्वालामुखी आना है। वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं है, उसे क्या कहेंगे? शांत ज्वालामुखी। जैसे कि अतीत में यानी कि पीछे भी नहीं उद्गार हुआ है ज्वालामुखी के और न ही आगे होने की संभावना है। बोलेगा कि वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं है, उसे क्या कहेंगे? शांत ज्वालामुखी। प्रसुप्त जो है ना, ये अतीत में उद्गार नहीं हुआ लेकिन भविष्य में होने की संभावना है, तो उसको क्या कहेंगे? प्रसुप्त कहेंगे। और सक्रिय में है कि अक्सर इसमें उद्गार होते रहता है और भविष्य में भी होगा। अब आ जाना है आगे शांत ज्वालामुखी में। उदाहरण में आ जाना है कि कोह सुल्तान एवं देमबंद। देमबंद कहाँ है? ईरान में। बोलेगा कोह सुल्तान और देमबंद कहाँ है? ईरान में। कोह सुल्तान और देमबंद ईरान। कोह सुल्तान और देमबंद। कोह सुल्तान और देमबंद पोपा म्यांमार। पोपा म्यांमार। पोपा म्यांमार। पोपा म्यांमार। किलिमंजारो अफ्रीका। किलिमंजारो अफ्रीका। किलिमंजारो अफ्रीका। बोलेगा चिमराजो दक्षिण अमेरिका। चिमराजो दक्षिण अमेरिका। चिमराजो दक्षिण अमेरिका। कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। बोलेगा कि जितना भी है न सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर में परिमेखला को अग्नि वलय भी कहते हैं। बोलेगा कि प्रशांत महासागर के परिमेखला को क्या कहते हैं? अग्नि वलय। बोलेगा कि प्रशांत महासागर की परिमेखला को क्या कहते हैं? अग्नि वलय। रिंग फायर रिंग ऑफ पैसिफिक। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। बोलेगा कि सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अमेरिका और एशिया महाद्वीप में। अमेरिका और एशिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी एक भी ज्वालामुखी नहीं है। बोलेगा कि कौन सा ऐसा महादेश है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ये सर में आ जाना है। बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्र में उद्गार के समय दरारों या सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। इसे गेसर कहते हैं। जैसे कि बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों या सुराखों से जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं, उसे क्या कहते हैं? गेसर। जैसे कि अंदर से निकलता है ज्वालामुखी, तो ऊपर तो पानी की लेयर भी रहता है, तो वो ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा पानी और वाष्प तो क्या कहलाएगा? गेसर कहलाता है। जैसे कि ओल्ड फैथफुल गेसर या यूएसए के येलो स्टोन पार्क में है।
बोलेगा कि ओल्ड फेथफुल गेसर कहाँ है? यूएसए के येलो स्टोन पार्क में। यूएसए के येलो स्टोन पार्क में है। येलो स्टोन पार्क में। बोलेगा कि ओल्ड फेथफुल गेसर कहाँ प्रिय? यूएसए के येलो पार्क में। यूएसए के येलो पार्क में। इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है। इसमें प्रत्येक मिनट में उद्गार होता रहता है। पूछेगा कि कौन सा ऐसा ज्वालामुखी है जिसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होते रहता है? ओल्ड फेथफुल गेसर। ओल्ड फेथफुल गेसर। अब आ जाना धुआंरे। ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक है। बोलेगा धुआंरे क्या है? ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था के प्रतीक है। इनसे गैस व जलवाष्प निकलता है। गंधक युक्त धुआंरे को स्वल्प तारा कहलाता है। स्वल्प तारा कहलाता। बोलेगा कि गंधक युक्त धुआंरे को क्या कहेंगे? स्वल्प तारा। अलास्का के कटमई पर्वत में 1000 धुआंरे की घाटी कहा जाता है। बोलेगा कि अलास्का के कटमक पर्वत को क्या कहते हैं? हजारों द्वारे की घाटी। हजारों द्वारे की घाटी किसको कहते हैं? अलास्का के कटमई को। बोलेगा कि हजारों द्वारों की घाटी किसको कहेंगे? कटमक के, अलास्का के कटमई को। ईरान के कोह सुल्तान द्वारे। बोलेगा कि ईरान में कौन सा द्वार है? कोह सुल्तान। ईरान का कोह सुल्तान द्वार। जैसे सुल्तान लगल रहे तो ये अरब कंट्री थोड़ा चलाना है एक तरह का। तो बोलेगा कि ईरान का कोह सुल्तान द्वार है। और न्यूजीलैंड के अटलांटिक की खाड़ी में स्थित हाइड द्वीप का द्वार प्रसिद्ध है। बोलेगा कि न्यूजीलैंड के अटलांटिक की खाड़ी में स्थित हाइड द्वीप पर का द्वार भी प्रसिद्ध है। कहेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। ये भी एक क्वेश्चन हमको कुछ तो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। बोलेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश के सीमा पर स्थित है। बोलेगा कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सलाडो। बोलेगा कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सलाडो। अगर कहेगा कि विश्व के सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत बोलेगा तो कौन सा होगा? कोटोपैक्सी। लेकिन सक्रिय वहीं लगा देगा तो ओजस डेल सलाडो। अब आ जाना है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांका गुहा है। एंडीज पर्वतमाला पर है। जिसकी ऊंचाई है 69-60 मीटर। बोलेगा कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांका गुहा। जैसे तुम शांत रखो तो एकांत में चल जाओ। ऐसी याद रखना है कौन से? एकांका गुहा एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। अब आ जाना है भूकंप। भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है। अगर हम भूकंप का अध्ययन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? सिस्मोलॉजी। अब आ जाना है कि प्राथमिक या पी तरंगे, प्राइमरी या पी वेव्स। यह तरंगे पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यह सभी तरंगों से अधिक होता है। जिससे ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है
पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नतोदर होता है या ध्वनि तरंग की भांति अनुदैर्ध्य तरंग होती है, जिसके कारण यह चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है। बोलेगा कि प्राथमिक तरंग का वेग कितना होता है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये जो है ना कि पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरेगा। बोलेगा कि सभ्य माध्यम से कौन सा तरंग गुजरेगा? पी। बोलेगा कि पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरता कौन सा तरंग? पी। इसका औसत वेग कितना होता है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। यह गति सभी तरंगों से अधिक होता है। बोलेगा कि सबसे अधिक गति किसका होता है? पी तरंग का। सबसे अधिक गति पी तरंग का होता है। और ये कैसा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य। पी तरंग कैसा है? अनुदैर्ध्य तरंग। बोलेगा कि पी तरंग कैसा है? अनुदैर्ध्य तरंग है। अब इसी के कारण चट्टानों में संकुचन या फैलाव, संकुचन या फैलाव। बोलेगा कि पहाड़ फैलेगा या सिकुड़ेगा तो किसके कारण? पी तरंग के कारण। पी तरंग के कारण। अब आ जाना द्वितीय या एस तरंग में आ जाना, सेकेंडरी वेव में आना। इन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। इन्हें अनुप्रस्थ यानी कि सटल, जैसे प्रकाश होले ना अनुप्रस्थ, वैसे यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरता है और तरल माध्यम में लुप्त हो जाती है और इसका वेग जो है 4 किलोमीटर पर सेकंड। देखो सेकेंडरी है ना, एस वेव है तो एस है खाली सॉलिड से गुजरती है, यानी ठोस से गुजरता है। एस मतलब सॉलिड। सॉलिड मतलब खाली ठोस से गुजरेगा, लेकिन पानी जैसे आ जाएगा, द्रव आ जाएगा तो लुप्त हो जाएगा। हाँ। और इसका वेग कितना होता है? 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर। बोलेगा कि इस तरंग का वेग कितना होता है? 4 मीटर पर सेकंड। और इस वेग जो है किससे गुजरा है? हाँ, 4 किलोमीटर। हाँ, सबसे ज्यादा पीक 8 किलोमीटर पर सेकंड। अब आ जाना है सतही या एल तरंग। सतही या एल तरंग, सरफेस या एल वेव्स में आना है। इन्हें धरातलीय या लंबीय तरंग के नाम से पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज HD लव ने किया था। इन्हें कई बार लव वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। लव वेव किसको नाम से जाना जाता है? एल तरंग को। इसका अन्य नाम है आर वेव्स भी है, यानी कि रे लाइट वेव। रे लाइट वेव है। ये मुख्यतः धरातल पर ही सीमित रहता है। ये ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है। इसकी चाल जो है 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकंड होता है। 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकंड होता है। साथ ही तरंगे अत्यधिक विनाशक होता है। देखो लव जैसी करबो तो विनाश हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाना है कि एल वेव में आ जाना है। तो एल वेव के खोज कौन किया था? HD लव। HD लव किया था। और इन्हें धरातलीय या लंबी तरंग के नाम से किसको जानते हैं? एल तरंग। बोलेगा कि धरातलीय या लंबी तरंग के नाम से किसको पुकारा जाता है? एल तरंग के या सतही तरंग को। और एल तरंग की खोज किसने किया था? HD लव ने किया था। और इसी को कई बार लव वेव्स के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? रे लाइट वेव्स। रे लाइट वेव्स। ये तरंगे मुख्यतः धरातल पर ही सीमित रहता है, लेकिन ये जो है कि ठोस, तरल और गैस से भी गुजर सकता है। इसकी चाल जो होता है 1.5 से 3 किलोमीटर होता है। और सतही तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होता है। सतही तरंग अत्यधिक विनाशकारी होता है, यानी कि जितना कम स्पीड में थी ने उतना ज्यादा विनाश करता है। जो ज्यादा स्पीड आ गया है ना वो कम विनाश करते हैं। हाँ। अब आ जाना आगे कि भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा रेखांकित किया जाता है। इससे इसके व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं। बोलेगा कि भूकंपीय तरंगों को किसके
द्वारा मापा जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। बोलेगा कि भूकंपीय तरंग को किसके द्वारा मापा जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है और कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है। अगर जितना ज्यादा घनत्व है उसका वेग ज्यादा हो जाएगा, घनत्व कम गया तो वेग कम जाता है। अब आ जाना है कि प्रत्येक प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है, परंतु वहां पर उसका वेग कम हो जाता है। बोलेगा कि जो प्राथमिक तरंग ही है जो पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकता है और वहां पर उसका वेग कम होगा। बोलेगा कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग से कौन सा तरंग गुजरेगा? पी तरंग गुजरेगा। पी तरंग गुजरेगा। गौण तरंग द्रव पदार्थ में से नहीं गुजरता। गौण तरंग क्या है? द्रव पदार्थ से नहीं गुजरेगा। गौण तरंग ये वाला हो जाते आप द्वितीय वाला हो जाती, सेकेंडरी वाला जे खाली ठोस से खाली ठोस से गुजरिए सका है, लेकिन द्रव पदार्थ से नहीं गुजरेगा। ऐसे ना कहीं ठोस गुजरता है ऐसे ना। हाँ इस तरह द्वितीय। अब आ जाना है कि एल तरंग है, ये केवल धरातल के पास चलता है। धरातल के पास कौन सा चलता है? एल। धरातल के पास एल चलता है। विभिन्न माध्यम में से गुजरते समय ये तरंगे परावर्तित तथा अपरिवर्तित होती है। विभिन्न माध्यम में से गुजरते समय ये तरंगे परावर्तित तथा अपरिवर्तित होती है। अब आ जाना है केंद्र। भूकंप के उद्भव स्थान को केंद्र कहते हैं। जहाँ से भूकंप उद्भव हुआ उसको क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। अब भूकंप के केंद्र के निकट पी, एस तथा एल तीनों प्रकार के तरंग पहुंचती है। बोलेगा कि भूकंप के केंद्र में जो है वहाँ तीनों प्रकार के तरंग पहुंचता है। पी, एस और एल तीनों पहुंचता है। पृथ्वी के भीतरी भागों में से ये तरंग अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करता है। बोलेगा कि पृथ्वी के भीतरी भाग में ये तरंगे अपना मार्ग बदलकर कैसा मार्ग पर यात्रा करता है? अवतल मार्ग पर। अवतल मार्ग पर भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक पी तथा एस पहुंचती है। बोलेगा कि भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक पी और एस तरंगे पहुंचती है। केंद्रीय भाग यानी कोर पर पहुंचने पर एस तरंगे लुप्त हो जाती है। बोलेगा कि कोर पर पहुंचने पर कौन सा तरंग लुप्त हो जाती है? एस तरंग। यानी केंद्रीय भाग में द्रव है तो द्रव में कौन सा तरंग लुप्त हो जाएगा? एस तरंग लुप्त हो जाती है। और पी तरंगे अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित हो जाती है। इसी कारण भूकंप का केंद्र 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंच पाती है। इस क्षेत्र को छाया यानी कि शैडो जोन कहा जाता है। बोलेगा कि 11,000 किलोमीटर के भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती है। इसे क्या कहते हैं? छाया क्षेत्र यानी शैडो जोन कहते हैं। अब आ जाना अधिक केंद्र में आ जाना। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी के सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिक केंद्र कहते हैं। जैसे अंदर में है ना ओकरा केंद्र कहते हैं। भूकंप आदि पृथ्वी के ऊपर चले वो है सामने तो ओकरा अधिक केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी के सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? अधिक केंद्र कहते हैं। अधिक केंद्र पर सबसे पहले पी तरंगे पहुंचेगा। बोलेगा कि अधिक केंद्र पर कौन सा तरंग पहले पहुंचेगा? पी तरंगे पहुंचेगा। अंतःसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। बोलेगा कि अंतःसागरीय भूकंप के द्वारा उत्पन्न लहरों को क्या कहते हैं जापान में? सुनामी। जैसे कि महासागर या सागर में भूकंप आ रहा है तो मान लीजिए कि सुनामी आएगा तो उसको जापान में ही सुनामी कहा जाता है।
जिन संवेदनशील यंत्रों के द्वारा भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उसे भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। बोलेगा कि भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उसे क्या कहते हैं? भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ। भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। ये 3 स्केल होते हैं, एगो रॉसी फेरल स्केल, मार्केली स्केल और रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल पहला है जो रॉसी फेरल, दूसरा है मार्केली स्केल, तीसरा है रिक्टर स्केल। हाँ, आ जाना है रिक्टर स्केल में। भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाले रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 में की गई थी। यह एक लघु गणितीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। रिक्टर स्केल का प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। इस स्केल पर 2 या 3 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है, जबकि 6.2 का तीव्रता का अर्थ अधिक शक्तिशाली भूकंप होता है। जैसे कि रिक्टर स्केल का निर्माण कौन किया था? चार्ल्स रिक्टर। बोलेगा कि रिक्टर स्केल का निर्माण कौन किया था? चार्ल्स रिक्टर 1935 में। चार्ल्स रिक्टर 1935 में। इसमें जो पाठ्यांक होता है 1 से 9 तक, 1 से 9 तक होता है। एक पाठ्यांक पिछले पाठ्यांक से कितना गुना होता है? 10 गुना होता है। और इसमें जो होता है कि 2 से 3 का भूकंप को हल्का कहेंगे, 2 से 3 को हल्का कहेंगे, जबकि 6.2 को शक्तिशाली कहेंगे, 6.2 को शक्तिशाली कहेंगे। अब आ जाना विभिन्न स्थलाकृति। निर्माण के आधार पर स्थलाकृति 3 प्रकार के होता है। पहला पर्वत, फिर पठार, फिर मैदान। अब आ जाना पर्वत। उत्पत्ति के आधार पर पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला में आ जाना है ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत जब चट्टाने की स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग में धंस जाती है तथा अगल बगल का भाग ऊंचे उठे हुए प्रतीत होता है, ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। बीच में धंसे भाग को रिक्त घाटी कहते हैं। इन पर्वतों के शीर्ष समतल तथा किनारे तीव्र भ्रंश कगारों से सीमित होता है। इस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है वार्सेस फ्रांस में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, साल्ट रेंज पाकिस्तान में। आना है कि ब्लॉक पर्वत जब है न, जब चट्टानों की स्थिति भ्रंश के कारण मध्य भाग धंस जाता है, मध्य भाग नीचे धंस जाता है और अगल बगल का भाग उड़ जाता है, उठे प्रतीत होता है, उसे ब्लॉक पर्वत। बीच के भाग धंस गया और अगल बगल उठ गया, उसको क्या कहेंगे? ब्लॉक पर्वत कहते हैं। और इसका जो शीर्ष समतल और किनारे तीव्र भ्रंश कगारों में सीमित होता है। और आ जाना है कि वार्सेस पर्वत कहाँ है? फ्रांस में। वार्सेस पर्वत फ्रांस में। ये सबसे ज्यादा पूछा को ब्लॉक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। साल्ट रेंज पाकिस्तान में। साल्ट रेंज पाकिस्तान में। ये सिंधा नमक निकला वही आती है, साल्ट रेंज पाकिस्तान में। चलिए आइए तो पहाड़ों के कोड़ के बेच देते हैं। अब आ जाना है कि पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत दिया गया है। पहला सिद्धांत आ जाना है और गूगल पे तक नाम भूशांति का सिद्धांत कौन दिया था? गोबर। भूशांति का सिद्धांत कौन दिया था? गोबर। बोलेगा कि भूशांति का सिद्धांत कौन दिया है? गोबर। बोलेगा भूशांति का सिद्धांत गोबर। तापीय संकुचन का सिद्धांत जेफरीज। तापीय संकुचन जेफरीज। अब आ जाना कि
महाद्वीपीय फिसलन दिल्ली, ये हर एक पर पूछा तो महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत कौन दिया था? दिल्ली। दिल्ली जैसे कि दिल्ली फिसल रहा है तो कुछ होते महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत दिल्ली, महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत दिल्ली। अब आ जाना कि महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर, महाद्वीपीय विस्थापन कहेगा था वेगनर। जैसे कि बेग है ने तब बेग में कौची निकला है? विस्थापन निकला है, तब वेगनर याद रखना है। बोलेगा कि महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर। संवहन तरंग होम्स, संवहन तरंग, संवहन तरंग होम्स, संवहन तरंग होम्स। रेडियो एक्टिविटी जोले, रेडियो एक्टिविटी जोले, रेडियो एक्टिविटी जोले। लेकिन वो एगो रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत वो अलग है, समझ लो। आप भूगोल वाला में ही बोले तो जोली है देखो जोलॉजी तो समझ लो, यहाँ ध्यान देना। प्लेट विवर्तन का सिद्धांत हैरी हैंस, हैरी हैंस बोलेगा कि प्लेट विवर्तन का सिद्धांत हैरी हैंस। भूशांति का सिद्धांत कोबर, भूशांति का सिद्धांत कोबर, भूशांति का सिद्धांत कोबर, भूशांति का सिद्धांत कोबर, भूशांति का सिद्धांत कोबर। तापीय संकुचन जेफ्रिज, जैसे कि फ्रिजवा में रख दे तो कुछ हो संकुचन होगा है ताप के यानी घट जाए, तो वैसे याद रखना कि तापीय संकुचन कहेगा था जेफ्रिज, जेफ्रिज। अब आ जाना कि महाद्वीपीय फिसलन तो दिल्ली हो रहा है, तो महाद्वीपीय फिसलन दिल्ली, महाद्वीपीय फिसलन दिल्ली। अब आ जाना कि महाद्वीपीय विस्थापन तो वेगनर, वेगनर बोलेगा कि महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर। संवहन तरंग होम्स, संवहन तरंग होम्स, संवहन तरंग होम्स। रेडियो एक्टिविटी जोली, रेडियो एक्टिविटी जोली, रेडियो एक्टिविटी जोली। प्लेट विवर्तनी हैरी हैंस बोलेगा प्लेट विवर्तनिक हैरी हैंस, प्लेट विवर्तनिक हैरी हैंस। प्लेट विवर्तनी शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग टोरंटो विश्वविद्यालय के टूजो विल्सन ने 1965 में किया था। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का वैज्ञानिक का व्याख्या का श्रेय W.J. मॉर्गन ने दिया जाता है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी घाटी है, बोलेगा कि विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सा है? जॉर्डन नदी घाटी, जॉर्डन नदी घाटी। बोलेगा कि विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सा है? जॉर्डन नदी घाटी है, जो लाल सागर की बेसिन से होते हुए जाम्बेजी नदी तक 4800 किलोमीटर तक लंबी, 4800 किलोमीटर तक लंबी है। कहेगा कि विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सा है? जॉर्डन नदी घाटी है, जो लाल सागर बेसिन से होते हुए जाम्बेजी की घाटी तक पहुंचते हैं, जाम्बेजी नदी तक पहुंचते हैं, जो 4800 किलोमीटर लंबी है। बोलेगा कि अवशिष्ट पर्वत रेसिडुअल माउंटेन, ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होता है। बोलेगा कि ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होता है, जैसे कि विंध्याचल एवं सतपुड़ा, विंध्याचल एवं सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ी भारत में, सियारा कहाँ है? स्पेन, सियारा स्पेन, गैसा एवं बूटे, गैसा एवं बूटे अमेरिका में। देखो अवशिष्ट, थोड़ा ये भी पूछा है कि अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण कौन सा है? विंध्याचल और सतपुड़ा, नीलगिरी, विंध्याचल सतपुड़ा, विंध्याचल सतपुड़ा नीलगिरी कैसा पहाड़ है? अवशिष्ट पदार्थ है, पहाड़ है। बोलेगा कि विंध्याचल सतपुड़ा नीलगिरी कैसा पहाड़ है? अवशिष्ट पहाड़ है। और एक बच गया पारसनाथ और राजमहल की पहाड़ी, पारसनाथ और राजमहल की पहाड़ी कैसा पहाड़ी है? अवशिष्ट पहाड़ी। अब आ जाना कि सियारा, सियारा कहाँ है? स्पेन है, नहीं है साहेबगंज, भागलपुर लगा है।
अब आ जाना है कि गैसा बूटे कहाँ है? अमेरिका। गैसा बूटे अमेरिका में आ जाना है। संचित पहाड़ी भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा के स्थान एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाले पर्वत। रेगिस्तान में बनने वाला बालू के स्तूप इसी श्रेणी में आता है। जैसे कि इसमें कहेगा कि संचित पहाड़ी, कोई सा भी चीज को संचित एक जगह करना है। हाँ, तो भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण ही बनने वाले पहाड़ को क्या कहते हैं? संचित पर्वत कहते हैं। संचित पर्वत। और रेगिस्तान में भी जब बालू के स्तूप को बनाएंगे तो बालू का स्तूप ऊंचा हो जाए तो वह पर्वत के काम करने लगा, तो कौन सा पर्वत होगा? संचित पर्वत। अब आ जाना बलित में आ जाना है, ये भी आया। ये पृथ्वी के यांत्रिक शक्तियों से धरातल पर पर्वतों को मुड़ जाने से बनते हैं। बोलेगा कि पृथ्वी के यांत्रिक शक्तियों से धरातल पर चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार पर्वत होते हैं जिस पर असंख्य अपनति और अभिनति होती है। अपनति यानी नीचे, अभिनति मतलब ऊपर होती है। जैसे हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज, एंडीज आदि है। बोलेगा कि बलित पर्वत का उदाहरण कौन कौन सा है? हिमालय पर्वत, हिमालय, आल्प्स, यूराल। हिमालय, आल्प्स, हिमालय, आल्प्स, यूराल। हिमालय, आल्प्स, यूराल। रॉकीज और एंडीज, रॉकी और एंडीज, रॉकीज और एंडीज, रॉकी और एंडीज। बोलेगा बलित पर्वत का उदाहरण बोलना है। हिमालय, आल्प्स, यूराल। हिमालय, आल्प्स, यूराल। रॉकीज, एंडीज, रॉकीज, एंडीज। हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज, एंडीज, रॉकीज, एंडीज। कैसा पर्वत? बलित पर्वत। ये हिमालय पर्वत वाला हमेशा पूछा होता है। हिमालय पर्वत कैसा है? बलित पर्वत है। विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। बोलेगा कि विश्व के विशाल बलित पर्वत की रचना कब हुआ था? आज से 30 मिलियन वर्ष पहले, आज से 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी घाट पर स्थित है। बोलेगा कि विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी घाट पर स्थित है। विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 88-48 मीटर है। 88-48 मीटर नेपाल में। एक 88-50 मीटर है, समझ लो। नया 48-50 88-50 88-50। हाँ। विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट नेपाल में। अफ्रीका की सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो 58-95 मीटर। 58-95। बोलेगा कि अफ्रीका की सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो कितना है? 58-95 मीटर, यानी कि 5900 मीटर का कौन लगभग। आई कहाँ स्थित है? तंजानिया में। बोलेगा कि किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। बलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक के संकल्पना के आधार है। बोलेगा कि बलित पर्वत का निर्माण का सिद्धांत क्या है? प्लेट टेक्टोनिक, यानी कि दोनों प्लेट के बीच टक्कर। बोलेगा कि बलित पर्वतों का निर्माण का आधुनिक सिद्धांत क्या है? प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक। जहाँ आज हिमालय पर्वत खड़ा है वहाँ किसी समय 33
सागर नामक विशाल भू अभिनति या भूद्रोणी थी। दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण तैथी सी पर बल पड़ गया और वह ऊपर उठ गया, जिससे संसार के सबसे ऊंची पर्वत हिमालय की निर्माण हुआ था। यही बिहार पुलिस में हमारे पूछल पर कि जब हिमालय पर्वत निर्माण हुआ था तो वहाँ पे कौन सा सागर था? तैथी सागर। एकदम दिमाग में एकदम बैठा लो। हाँ, बोलेगा कि आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पर पहले क्या था? तैथी सागर। तैथी सागर था। अब आज जहाँ हिमालय पर्वत खड़ा है वहाँ पर किसी समय तैथी सागर नामक विशाल भू अभिनति या भूद्रोणी था। दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण तैथी सागर पर बल पड़ा और ऊपर उठ गया। बल पड़ेगा था ऊपर उठ गया, जिससे संसार की सबसे ऊंची पर्वत हिमालय का निर्माण हो गया। अब आ जाना कि भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुरानी बलित पर्वत में गिना जाता है। बोलेगा कि भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुरानी बलित पर्वत में गिना जाता है। बोलेगा कि विश्व के सबसे पुरानी बलित पर्वत कौन सा है? अरावली। विश्व का सबसे पुरानी बलित पर्वत कौन सा है? अरावली है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है। बोलेगा कि अरावली के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? गुरु शिखर। अरावली के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? गुरु शिखर है। किसके निकट? माउंट आबू के निकट। माउंट आबू के निकट, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर है। 1722 मीटर है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर। 1722 मीटर। कुछ विद्वान द्वारा अरावली पर्वतों का अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण भी मानते हैं। वही सब विद्वान भी है जो अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण भी मान लेते हैं। किसको? अरावली पर्वत को। अब आ जाना पठार में आ जाना। धरातल पर विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। समांतर पठार की ऊंचाई 200 से 500 फीट होता है। कुछ अधिक ऊंचा वाले पठार है तिब्बत का पठार जो 16,000 फीट यानी विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। बोलिविया का पठार 12,000 फीट यानी कि, और कोलंबिया का पठार है जो 7800 फीट। जैसे कि कहेगा कि पठार का जो मिनिमम ऊंचाई होता है लगभग जो होता है 300 से 500 फीट। 300 से 500 फीट ऊंचा होता है। पठार कैसा होता है? ऊपर में समतल होता है यानी कि सपाटा चौड़ा होता है। सपाटा चौड़ा होता है। अब भूमि से ऊंचा होगा। और सबसे ऊंचा पठार कहेगा तो कौन सा होगा? तिब्बत का पठार। सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। कितना ऊंचाई है उसका? 16,000 फीट। 16,000 फीट। अब बोलिविया का पठार कितना? 12,000 फीट। बोलिविया का 12,000। कोलंबिया का 7800 फीट। 7800 फीट। अब आ जाना कि अंतर पर्वतीय पठार यानी कि पर्वतमालाओं के बीच बने पठार को क्या कहेंगे? अंतर पर्वतीय। यानी कि दोनों देने से पर्वत है बीच में पठार रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार। अब आ जाना कि पर्वत पदीय पठार। पर्वत पदीय पठार यानी कि पर्वत तल व मैदान के बीच उठे समतल भाग को क्या कहेंगे? पर्वत पदीय पठार। पर्वत पद। देखो पर्वत पदीय में आ जाएगा कि पर्वत आएगा और मैदान के बीच रहेगा था पर्वत पदीय पठार। अब आ जाना कि महाद्वीपीय पठार। जब पृथ्वी के भीतर जमा लैकोलिथ भूपृष्ठ के अपरदन के कारण सतह पर उभर आते हैं, ऐसे पठार बनते हैं। जैसे कि दक्षिण का पठार जो लैकोलिथा फैकोलिथा लेने जो अंदर में लावा जो जम जा लेने वही अपरदन जो होगा ना कि टूट फूट होगा मिट्टी में तो दिखे लग गए ना तो ओकरे कहा है महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार। ऐसा पठार के उदाहरण कौन सा? दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार।
अब आ जाना कि तटीय पठार। आइए जैसे तक ही खत्म कर देते। आ जाना कि तटीय पठार समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार है। समुद्र के तटीय भाग में स्थित रहेगा उसको क्या कहेंगे? तटीय पठार। अब आ जाना गुंबदाकार पठार चलन क्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित पठार जैसे कि रामगढ़ गुंबद। रामगढ़ गुंबद चलन क्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित होता है, उसे क्या कहते हैं? गुंबद पठार। क्या हुआ तुझे? आइए ना आइए कहाँ तक बिहार वाला के ना फेवरेट टॉपिक था और अवधि किसान इस्लाम